पशुपालन खेती के साथ एक ऐसा व्यवसाय है जिससे किसान भाई काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो हम आपको समय समय पर बताते आए हैं कि किस तरीके से किसान भाई पशुपालन कर सकते हैं और उससे काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज हम सर के पास पहुँचे हैं। तो यहाँ सर ने जो डेयरी फार्म अपना बनाया है वो काफ़ी यूनिक तरीके से बनाया है। हमने पहले भी आपको काफ़ी सारे वीडियो बताए हैं जिनमें कि हमने डेयरी फार्म के बारे में बताया, लेकिन आज का वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि सर ने जो शेड की डिज़ाइन बनाई है और जिस तरीके से यहाँ पशुपालन हो रहा है वो काफ़ी यूनिक है और किसान भाइयों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं कि किस तरीके से आप पशुपालन कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सर आपका पहले बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। और जो किसान भाई आपको सामने से देख रहे हैं उन्हें थोड़ा आप अपना परिचय बताइए। राम राम दोस्तों, मेरा नाम सुशील चौधरी, गांव नोपपुरा, तहसील कप्पासन, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान। मैं यहाँ पे डेयरी फार्म कर रहा हूँ। लगभग देख लीजिए आप 3 साल से मेरा ये चल रहा है। जॉब के साथ जॉब भी करता हूँ और उसके साथ डेयरी फार्म भी कर रहा हूँ और बहुत बढ़िया है। भाई साहब से रिक्वेस्ट कर रहा था काफ़ी टाइम से, मैंने कहा एक बार पधारिए, इनकी वीडियो वगैरह देखे काफ़ी अच्छे लगे, बहुत कुछ जानकारी सीखने को मिलती है। तो इसलिए भाई साहब को कब से बुला रहा था, तो ये आज बता रहे हैं। तो भाई साहब काफ़ी दिनों से बुला रहे थे लेकिन कुछ टाइम वगैरह सेट नहीं हो पाया, तो आप आज काफ़ी दिन बाद आने का यहाँ मौका मिला है। तो सर सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे आप बता रहे हैं आपने 3 साल पहले शुरुआत करी थी जी, तो कैसे आपके मन में विचार आया कि आप जॉब करते हैं जैसे उसके साथ ये डेयरी फार्म का? बॉस, एक बार मैं क्या भिलवाड़ा से आ रहा था तो रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था, तो वो गाड़ी टोरचन के लिए तो वो आ रहे थे, तो मैं बैठे बैठे सोचा यार अभी तो अपन कुछ न कुछ हादसा हो जाता तो फिर घर वालों का क्या होता। तब बैठे बैठे मेरे को ये विचार आया कुछ न कुछ चालू करना चाहिए। काफ़ी कुछ सोचने के बाद मैंने कहा ऐसा बिजनेस जिसको मैं भी कर सकूं नौकरी के साथ और मेरा शौक भी और घर वाले भी कर सके, मैं रहूं ना रहूं। तो उस पर्पज से मैंने डेयरी फार्म शुरू किया था। तो आपने जब शुरुआत करी तो किस तरीके से शुरुआत करी, कितनी गायों से शुरुआत करी थी और आज आपके पास कितनी? उसके बाद जब मेरा विचार आया डेयरी फार्म का, फिर मैं गया था अपने दोस्त के यहाँ जयपुर, तो वहाँ पे उनके देखा 150 गायें थी, बहुत अच्छा चल रहा था। फिर वहीं से मैं 2 गाय लेके आया था और मैंने उस वाले शेड में 2 गाय के साथ शुरू किया था। फिर 2 गाय के बाद मैं वापस दीपावली पे गया, 2 गाय और लेके आया था। फिर 2 गाय मैंने यहाँ पे लोकल व्यापारी से ली। ऐसे करके 1 साल तक मेरे पास 7-8 गाय थी लगभग, और उसके साथ मैंने चालू किया था और अपने लोकल कोऑपरेटिव में ही दूध जाता था। तो जैसे कि हमने देखा है कि काफ़ी जो किसान हैं वो प्योर HF गाय रखते हैं, या फिर काफ़ी किसान है जो गिर गाय या फिर अपने देसी नस्ल की गाय रखना काफ़ी ज़्यादा पसंद जी बिल्कुल। आपने जो इनकी मिक्स जो ब्रीड है वो आपने सेलेक्ट करी है, उसके बारे में थोड़ा सा। तो मैं सब दोस्तों को ऐसा नहीं है कि कोई गाय बुरी है या कोई बहुत ज़्यादा अच्छी है, सभी गाय अपने अपने शौक के हिसाब से और जिनका आप मेंटेन कर सकें। अगर आप इतना बढ़िया मेंटेन नहीं कर सकते तो आपको देसी में जाना चाहिए। अगर आप उनको टाइम दे सके तो आपको HF और क्रॉस ब्रीड में जाना चाहिए। क्रॉस ब्रीड का क्या होता है कि इनका एक तो दूध की फैट अच्छी होती है, दूध की क्वालिटी भी बढ़िया, दूध का स्वाद भी बढ़िया होता है और बीमार भी कम होती है। जो कोई भी शुरू करना चाहे किसान भाई तो उसको क्या काले टाइप की जो गाय होती है उसमें ज़्यादा जाना चाहिए, बीमार नहीं होती है गाय। तो ये सोच के पर्पज करिए। तो अभी आपके पास टोटल कितनी गाय है? मेरे पास अभी टोटल बड़ी गाय के अंदर मेरे पास 14 गाय है और ऐसे हीपर्स वगैरह मिला के लगभग 25-26 जानवर के लगभग है मेरे पास। तो अभी दूध कितनी दे रही है? अभी अपना दूध है लगभग 120 लीटर के लगभग है। उसके अंदर से अपनी गाय अब भी आने वाली है वापस। कुछ गाय ड्राई में चल रही, 2-3 गाय, और बाकी एवरेज 5-6 महीने हो गए। एक गाय का एवरेज लगभग 12 लीटर के लगभग दूध है अपना। एवरेज एक टाइम का 12 लीटर है, पूरे दिन का मिला के 22-23 लीटर के लगभग चल रहा है। हाँ। तो जैसे अभी आपका यहाँ आप गांव में रहते हैं, गांव में आपका डेयरी फार्म है, तो फिर आप इस दूध को ले जाते कहाँ है, बेचते क्या? इस दूध का जैसे मेरा शाम का और सुबह का दूध मैं इकट्ठा करता हूँ। मेरे पास BMC मशीन लगी हुई है, BMC मशीन के अंदर स्टोर करते हैं। उसके बाद कप्पासन में अपना खुद का रिटेल काउंटर है, मेरा खुद का है, वहाँ पे अपना छोटा भाई बैठता है, तो हम वहीं सेल करते हैं अच्छी खासी रेट में और अच्छे हमारे ग्राहक हैं, उनको बढ़िया दूध सप्लाई करते हैं। अभी 40 रुपये लीटर के हिसाब से दूध जा रहा है। तो जैसे मैंने एक चीज़ देखी है, अधिकतर हमारे जो किसान भाई डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर जो शुरुआत करना चाहते हैं उन्हें ये रहता है कि हम पशुओं को कौन सा खाना दें या फिर कौन सा आहार दें, किस तरीके से देते हैं आप उसके बारे में थोड़ा सा? देखो, मैं सभी पशुपालक भाई हैं उनको एक जानकारी देना चाहूँगा कि हम जो पशुओं को फीड देते हैं जनरली तो अपन क्या करते हैं कि मक्की का दलिया, गेहूँ का दलिया पे उनको जिंदा रखते हैं। तो ये बिल्कुल तरीका गलत है, क्योंकि हम उसमें कितनी एनर्जी है, कितना फाइबर है और क्या पशु को न्यूट्रिशन मिल रहा है वो अपन पता नहीं लगा पाते। तो इसके लिए क्या मैं सभी लोगों को बोलना चाहूँगा कि कोई सा भी कॉन्सनट्रेट फीड आप अपने जानवर को दूध पे पर लीटर पे 300 ग्राम के हिसाब से कॉन्सनट्रेट फीड दें। उसके बाद आप उसको 100-150 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप उनको अपने दलिया हो गया और बिनोला खल हो गई, गेहूं का दलिया, मक्की का खलिया, बिनोला खल वो खिलाए। और एक महत्वपूर्ण बात है, हर जानवर को 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर
पर डे जरूर खिलाए, उसके बगैर पशुपालन संभव नहीं है। और उसके साथ हर जानवर को 25 ग्राम मीठा सोडा दलिया में खिलाए, जिससे उसका डाइजेशन सिस्टम बढ़िया रहे और वो पशु आपका अच्छा दूध दे, उसका पेट खराब नहीं हो। मेरा ये मिनरल मिक्सचर और अपना मीठा सोडा ये रेगुलर चलता है हर जानवर के लिए। जैसे उसके बाद हम जानना चाहेंगे, जैसे आपका ये तो आप इसे खाने में देते हैं, आपका फीड दिन में आप कितनी बार डालते हैं? जैसे अपना जो सूखा चारा है वो, हाँ। और वो डालने का आपका तरीका क्या रहता है वो थोड़ा देख लिए, एक गाय पे बात करूँ तो मेरे पास लगभग 20 लीटर से लेकर के 40 लीटर पर डे तक की गाय है, यहाँ पे 38 लीटर तक की, ठीक है। तो मैं उनको फीड जो खिलाता हूँ वो दूध के ऊपर खिलाता हूँ। तो सूखा चारा जो है लगभग मैं एक जानवर को 1-1.5 किलो सूखा चारा डालता हूँ, मैक्सिमम 10 किलो हरा चारा डालता हूँ एक टाइम का 1.5 किलो सूखा चारा। बाकी आपको जैसे 12 लीटर दूध है तो उसका 6 किलो में अनाज, जो भी अपना कॉन्सेंट्रेट फीड अनाज और बिनोला खल मिला के खिलाता हूँ, ठीक है। तो और ये हम 2 टाइम खिलाते हैं, सुबह मिल्किंग के बाद और शाम को मिल्किंग से पहले, और फिर वीट खिला के। टाइम क्या रहता है? टाइम रहता है, देखो हम सुबह लगभग हम उठते हैं 4:30 बजे उठते हैं, 4:30 से 5:30 तक मिल्किंग करते हैं, फिर चाय वाय पीते हैं, फिर 6 बजे हम इनको फीड खिलाते हैं। सुबह जो भी हम चारा वारा डालते हैं 4 बजे, उसके ऊपर थोड़ा बहुत फीड वगैरह दलिया वगैरह डाल देते हैं, वो खा जाती है। फिर उनके ऊपर हम फीड डायरेक्ट बाल्टी से लिक्विड फीड डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है वो सारा जो भी बचरा होता है वो सब साफ कर जाती है। फिर हम 7 बजे उनको खोल देते हैं, तो पानी वानी पीती है। फिर शाम को 3 बजे, दिन भर हम इनको चारा वारा कुछ नहीं खिलाते, 2 टाइम खिलाते हैं। फिर 3 बजे हम वापस इनको सूखा चारा डालते हैं, फिर उसके ऊपर हरा चारा मिक्स कर देते हैं। और फिर 4 बजे हम इनको फीड वगैरह जो भी हमारा कॉन्सेंट्रेट फीड है वो डालना, और उसके बाद जो भी दलिया वलिया डालना वो करके हम इनकी 4:30 बजे मिल्किंग स्टार्ट कर देते हैं, जो लगभग 5:30 बजे तक चल रही है, जैसा कि अभी आप देख सकते हैं। जैसे कि मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे जो आमतौर पे जो किसान भाई डेयरी फार्मिंग करते हैं या फिर जो नॉर्मल तरीके से पशुपालन करते हैं, वो दिन में 3 से 4 बार या फिर 5 बार भी अपने पशुओं को चारा डालते हैं, और आप सिर्फ 2 ही बार चारा डालते हैं। वो क्या कारण है, उसके बारे में? देखो, इसका एक वैज्ञानिक कंसेप्ट है। इसमें क्या है, आपका जानवर चारा खाने से, देखो चारा खाने से जानवर केवल गोबर करता है। आपको जितना दूध चाहिए उतना आपको उसको फीड देना पड़ेगा, जितना दूध चाहिए उसका आधा फीड खिलाना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है, जानवर को वो चारा वगैरह जो भी फीड गुण कब करता है, जब वो जानवर कम से कम 8 घंटे की जुगाली करता है। ये जुगाली करना कंपलसरी है, तो इसके लिए मैं किसान भाइयों को बोलता हूँ सुबह और शाम 2 टाइम चारा खिलाएं। जानवर को 8 घंटे सुबह, 8 घंटे रात को या 10 घंटे करके जुगाली का समय दें, जिससे वो बराबर जुगाली करके उस चारे को वापस मुंह में ला करके पचा सके और उसको लार के साथ मिक्स करके पचा सके, और जानवर आराम से पानी वानी पी के आपको प्रॉपर दूध दे सके। आप जितना ज़्यादा चारा डालोगे उतना ही वो जुगाली नहीं कर पाएगा और उतना ही वो दूध कम देगा। मतलब यानी कि अगर आपको दूध चाहिए तो आपको उसे टाइम देना पड़ेगा ताकि वो जुगाली कर सके, ताकि जुगाली कर सके। अगर आपको सिर्फ गोबर चाहिए तो आप गोबर चाहिए, आप दिन भर चारा डालो, जो भी जा रहा है चारा डालो। मैंने ये अपना जो फार्म चालू किया लगभग देख लो 3 साल पहले, तो इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने उस हिसाब से बनाया कि लेबर कम लगे। आज की तारीख में मेरे पास इतने सारे जानवरों पर केवल एक ही लेबर लगती है, उसमें भी क्या जानवर खुले रहते हैं, और ये मिल्किंग वाले जानवर अलग है, हाई मिल्कर अलग है, और ये ड्राई जो ग्याबन है वो अलग है, और उसके साथ जो छोटे छोटे काफ है वो सब अलग है। उनको उसी हिसाब से काफ ग्रोवर, काफ स्टार्टर और अपना मिल्किंग लैक्टेशन वाला जो भी पशु आहार है वो मिलता है। इस शेड की लंबाई चौड़ाई मैंने रखी है लगभग देख लो, ये कवर्ड शेड है जो 45 फुट के लगभग है, और इसकी लंबाई है जो 70 फुट के लगभग है, और ये पूरा जो बाड़ा है 80 बाई 70 का है। इसके अंदर दोनों तरफ 20-20 फुट का स्पेस है, जिसके अंदर मैंने रेत डलवा रखी है ताकि जानवर आराम से बैठ सके कच्ची मिट्टी पे, और खाने की जगह है वहाँ पे हमने गिट्टी कर रखी है, और जहाँ पे हम दूध निकालते हैं जानवर का। बाकी ये कोई भी किसान भाई बनाए तो कम बजट में ये शेड बन जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और लागत इसकी लगभग मेरे को इसकी लागत 2.5 लाख के तकरीबन आई थी, जिसमें सीमेंट की सीटें ऊपर 18 फीट की हाइट है, ताकि क्या ऊपर से जो भी सन वन का जो भी लाइट वाइट आती है तो जानवर को गर्मी नहीं लगती। कहीं पे कोई गर्मी में भी किसी प्रकार का कोई पंखा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? हाँ, ये पंखे जो 2 हमने लगा रखे हैं, ये इसलिए लगा रखे हैं ताकि हमें मक्खियाँ नहीं खाए जब हम मिल्किंग वगैरह करें। बाकी जानवरों के बैठने इनको कोई पंखा वंखा नहीं चाहिए, वैसे ही ऑटोमेटिक ये ठंडा ही रहता है। बड़ी गर्मी में इसका टेम्परेचर बहुत कम रहता है, फोगर पंखा कोई किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जैसे आपसे जानना चाहेंगे, अगर कोई किसान भाई आज आपका वीडियो देख के अगर डेयरी फार्म शुरू करना चाहे तो उसे क्या सावधानी रखनी होगी ताकि उसे नुकसान ना हो? उसको एक्चुअली अपने को गायों की संख्या बढ़ाने से पहले कम से कम किसान भाइयों को बोलता हूँ 1 गाय कम खरीदे, लेकिन उसके बजाय अगर आपको 10 गाय से ज़्यादा का प्लान है, सबसे पहले मिल्किंग मशीन खरीदें ताकि आप उनका प्रॉपर मिल्किंग कर सकें, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जानवरों को न्यूट्रिशन का ध्यान रखें। आप दलिया चापड़ पे जानवर को जिंदा नहीं रखें, इनको मिनरल मिक्सचर और अच्छी क्वालिटी का और अच्छी कंपनी का फीड खिलाएं। जो 1200-1300 से ऊपर के बैग आते हैं वो खिलाएं, आपको 1800 के बैग वगैरह नहीं खिलाएं। और जानवरों को प्रॉपर आप डीवार्मिंग करवाएं, इनको पेट के कीड़े की गोली हर 3 से 4 महीने में अच्छी कंपनी का, जो भी मैं दवाएं बता रहा हूँ सब अच्छी कंपनी की ब्रांडेड वापरें।
ऐसा नहीं है कि आप कोई लोकल दवाई वापरें। और बाकी आप अच्छी क्वालिटी का, मैं जो मेरे यहाँ जो सीमन लगते हैं वो जैसे डेनमार्क SHG में डेनमार्क के लगते हैं, ABS के लगते हैं। मैं सबको बोलना चाहूँगा कम से कम ये 100-150 का सीमन नहीं लगा के 500-700 रुपये के बढ़िया वाले सीमन लगाएं, जिससे आपका जानवर भी जल्दी कंसीव और जो बछड़ियाँ पैदा हो वो आप देख सकते हैं कम से कम आपके पास 25 लीटर वो फर्स्ट लैक्टेशन में दूध दे अपने यहाँ। मतलब इसी तरीके का आपको सीमन भी चूज़ करना हाँ, सीमन आप बढ़िया क्वालिटी का सीमन लगवाएं। आपके जो नॉर्मल जो डॉक्टर हैं उनके पास नॉर्मल सीमन के साथ अच्छा सीमन भी अवेलेबल है। अगर आप मांगेंगे तो वो आपको अवेलेबल करवा देंगे। तो हाँ, 100-150 रुपये के सीमन के बजाय आप 300-400 का डलवाएंगे। अगर आपकी बछड़ी ने दिन का 3-4 लीटर भी दूध ज़्यादा दिया तो आपको वो सीमन का सही कॉस्ट वहीं से निकल जाएगी। और जितनी बछड़ी आपके 2 महीने की पैदा होती है या 1 महीने की पैदा होती है उतनी वो वैसे ही जन्म के साथ ही इतनी बड़ी पैदा होगी। तो वो मतलब किसान भाई को काफ़ी अच्छी सावधानी सर ने बताई कि रखनी चाहिए कि सीमन जो है वो अच्छी क्वालिटी का। हाँ, सीमन में कभी रेट नहीं देखें। अगर 2 बार लग रहा है, 3 बार लग रहा है, कैसे भी लग रहा है, रिपीट कंसीव होती है, ये जनरली नॉर्मल है टेम्परेचर के हिसाब से। लेकिन आप सीमन की क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। कम से कम हमें सीमन 500-600 रुपये का सीमन 100-150 लगाने वाला लेता है। ऐसे करके 600-700 का बढ़िया क्वालिटी का सीमन लगाए, सब ब्रांडेड सीमन ही लगाए। दूसरी चीज़ मैं भाई साहब एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, कोई भी डेयरी फार्म करना चाहें तो खाली गायें ला करके दूध बेच के डेयरी फार्म नहीं चलता है। आप हर 10 गाय पे 4-5 बछड़ी तैयार करें, आपकी खुद की गाय होगी, उससे वजह से आप 10-12 गाय पे 2-4 गाय साल की बेच पाओगे। तो उसमें जो भी आपको मुनाफा होगा 2-5-3 लाख रुपए, वो आपका बिल्कुल सलंग प्रॉफिट होगा। उससे आपका डेयरी फार्म अच्छा चलेगा। जी, उसके बाद सर एक चीज़ जैसे मैं और जानना चाहूँगा कि जैसे आज आपकी कोई बछड़ी हिट पे आई, वो आज आप प्रेग्नेंट हुई, उसके कितने दिन बाद तक आप दूध निकालते हैं और उसे ड्राई कितने दिन छोड़ते हैं, मतलब प्रेग्नेंट होने से पहले? देखिए, जैसे मैं बताता हूँ, मेरे पास जो अगर गाय आज प्रेग्नेंट जैसे गाय आज भी आती है उसके 2 से 2.5 महीने में उसको सीमन लग जाता है। ठीक है, उसके बाद हम केवल 2 महीना जानवर को छोड़ते हैं, 2 महीना हम उसको ट्रांजी फीड खिलाते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ही वो गाय भी आती है फिर उसके बाद 20-21 दिन बाद हम नॉर्मल फीड चालू कर देते हैं। 20 दिन बाद बाकी हल्का फुल्का फीड वगैरह हम खिलाते हैं। बाकी हम ये सब अजवाइन वगैरह ऐसा कुछ नहीं खिलाते, इनकी कोई मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं रहती। क्योंकि आप जब जानवर ज्ञापन होता है ना, ब्याने से पहले का जो 2 महीने, उसमें आप जानवर को अच्छा खिलाएं, उसमें उसका फीड बंद नहीं करें और बढ़िया क्वालिटी का अच्छा फीड उसको खिलाएं ताकि ब्याने के बाद अच्छा दूध दे वो। मतलब जो हमारे जो किसान ब्याने के बाद जो फीड देते हैं वो ब्याने से पहले देना चाहिए ताकि आपका जानवर डाउन नहीं होगा, हष्ट पुष्ट रहेगा, उसको चेर वेर नहीं अटकेगी। और उसके बाद जैसे ही वो ब्याया उसके बाद आपको कुछ देने वेने की ज़रूरत नहीं है। तो सर जैसे हमने सारी चीज़ें तो जान ली, लेकिन हम ये जानना चाहेंगे कि आप जैसे आज सुबह उठे आप, तो टाइम क्या रहता है, शाम तक की आपकी पूरी प्रोसेस है वो थोड़ा सा आप डिटेल से समझाइए। देखिए, सुबह हम उठते हैं लगभग 4 बजे उठते हैं। 4 से हम जब काम चालू करते हैं, उठते हैं या ब्रश व्रश करते हैं, 4:30 के लगभग का टाइम हो जाता है। 4:30 बजे हम इनको सूखा चारा डाल देते हैं, उसके ऊपर हम थोड़ा सा इनको चापड़ वगैरह डाल देते हैं और उसके बाद हम लोग मिल्किंग करने लग जाते हैं। मिल्किंग हो रही होती है, जब मिल्किंग करके हम वहाँ पे वापस मिल्किंग फिनिश हो जाती है तो फिर हम उनके ऊपर जो भी जानवर का दूध के हिसाब से कॉन्सेंट्रेट फीड और फिर उस जो कॉन्सेंट्रेट फीड और दलिया खाने के बाद जो बचता है उसके ऊपर हम अपना जो गेहूं का दलिया वगैरह जो बिनोला खल है वो डाल देते हैं, मिनरल मिक्सचर वगैरह, जिससे जानवर पूरा खा लेता है और हम जानवर को फिर खोल देते हैं। जानवर आराम से पानी पीते हैं, बैठते हैं, हम फ्री हो जाते हैं। फिर ठीक है, फिर हम अपने अपने काम को चले जाते हैं। मेरे जॉब में मैं चला जाता हूँ, लड़का है तो हम ये चारा काटने चला जाता है और लगभग देख लो हम ऐसे करके 9 बजे लगभग हम मैक्सिमम फ्री हो जाते हैं पूरी तरीके से। फिर हमारा काम शुरू होता है वापस शाम को 3 बजे। 3 बजे हम लोग वापस इन जानवरों को संभालते हैं कि भाई जानवर कहाँ है, फिर इनको चारा डालते हैं वापस और चारा उसके ऊपर दलिया वलिया जो भी डाल देते हैं, फिर हम दूध निकालने लग जाते हैं। तो ऐसे करके हमारा 5:30 बजे हम जैसे अभी दूध से फ्री हो गए। दूध से फ्री होने के बाद हमारा ये जानवर फ्री है, अब हम जाएंगे चाय वाय पियेंगे, फिर घर खाना खाने चले जाएंगे। ठीक है, ये शेड्यूल है, इसमें कोई जानवर नहीं तो हम जानवर को बीच में परेशान करते हैं और जानवर आराम से जुगाली करता रहता है उसको। और हमारा 9 बजे से लेकर शाम को 3 बजे तक हमारा इस फार्म में कोई काम नहीं रहता है। मतलब ये काफ़ी अच्छी तरीके से आपने बताया कि साइंटिफिक तरीके से अगर किसान करे तो उन्हें ज़्यादा लेबर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं और इसमें बिजी रहने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सर एक सवाल और पूछना चाहूँगा, जैसे आपकी आज कोई गाय ब्याई है तो उसके कितने दिन बाद आप उसे फिर से क्रॉस करवाते हैं? जैसे मेरे पास पूरा मैं शेड्यूल बता देता हूँ। जैसे आज मेरे पास एक गाय ब्याई है, गाय ब्याने के बाद मैं उसको 21 दिन तक तेल से बनी हुई कोई चीज़ नहीं देते हैं। आप उसमें बिनोला खल हो, मूंगफली खल हो, कोई सी भी हो या किसी प्रकार का कोई भी तेल नहीं दे। 20 दिन बाद 21 दिन बाद आप उनको तेल वगैरह अजवाइन जो भी आप चालू करते हैं वो आप कर सकते हैं। फिर जब जानवर हिट में आता है 1.5 महीने बाद तब आप उसको छोड़ दें। फिर आप जैसे 60 से लेकर के 90 दिन या
2-2.5 से लेकर के 3 महीने, उसके अंदर अंदर आपको जानवर आपका क्रॉस होना चाहिए। तो मेरा जैसे आज जानवर हिट में आता है, मैं कल सीमन लगवाता हूँ, परसों सीमन लगाता हूँ, रिपीट सीमन लगवाता हूँ बढ़िया क्वालिटी का, मेरा जानवर उसमें कंसीव हो जाता है। ठीक है, फिर हम 3 महीने बाद जानवर की पीडी करते हैं। पीडी करने के बाद हमने प्रॉपर हर जानवर का एक उसके टैग नंबर जो हमने लगा रखे हैं, ये हमारे खुद के टैग हैं, इनसे हम इनका डेटा मैनेज करते हैं कि जैसे 20 नंबर की गाय है तो 20 नंबर की गाय को इतनी तारीख को हिट पाई, 3 महीने बाद पीडी कर लेते हैं। पीडी में कंफर्म हो जाती है तो फिर हम उसका अलग से ध्यान रखते हैं। ठीक है, जैसे ही उसका डेट ध्यान रखते हैं कब ब्याने वाली है, जैसे ही वो ब्याने वाली होती है 2 महीने पहले उसको ड्राई कर देते हैं, उसका दूध वगैरह हम सुखा देते हैं, धीरे धीरे करके एक टाइम करके उसका दूध सुखा देते हैं। फिर जब वो उसके 90 महीने में घुसते ही हम उसको विटामिन एच करके जो आता है वो चालू कर देते हैं, जिससे अडर में मेस्टाइटिस वगैरह नहीं हो। और उस 2 महीने के दौरान हम इनको ट्रांजीफीड खिलाते हैं जो ज्ञापन जानवरों के लिए आता है, जिससे जहर वगैरह अटकना, बच्चा फंसना, मेस्टाइटिस होना, वो सारी प्रॉब्लम नहीं होती, उसमें पूरे न्यूट्रिशन आते हैं। फिर हम जब ब्याने से 5-7 दिन पहले जानवर होता है तो हम उसको जैसे 100 ग्राम सरसों का तेल और 50-100 ग्राम गुड़, ये हम उसको रोज़ शाम को चालू कर देते हैं। जैसे वो 10 दिन बाद ब्याने वाला है तो उसको क्या ब्याने में आसानी रहती है। तो उसके बाद सर एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे हमने देखा है कि आपके यहाँ जब दूध निकालते हैं काफ़ी सावधानी से और काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखते हुए दूध निकालते हैं, उसकी एक प्रोसेस आप थोड़ा सा हमें बताइए। हम जानवर का दूध निकालने के लिए पहले हम इसके थन को साफ़ करते हैं, उसके बाद उस थन को साफ़ करने के बाद हमारे पास डीप मिल्किंग करके है, ये दिखाता हूँ मैं आपको। ये हम जानवर का दूध निकालने के बाद पूरी तरीके से जानवर का दूध थन डुबोते हैं, जिससे क्या थन बैक्टीरिया कभी नहीं लगता और जानवर का थन वगैरह बंद नहीं होता है आफ्टर मिल्किंग। मतलब जैसे कि हमने देखा है अक्सर किसान भाइयों के जो पशु हैं उनमें थनैला रोग वगैरह जैसी बीमारियां लगती है, तो उन बीमारियों के बचाव के लिए आप ये सारी प्रोसेस। हाँ, ये एक सॉल्यूशन, ये केमिकल आता है, कोई सी भी कंपनी का आ सकता है, ये पोविडोन वगैरह का केमिकल आता है जिसमें ग्लिसरीन है, पोविडोन है, तो ये क्या थन के लेमिनेट कर देता है, आपके थन को चिपक जाता है। दूध निकालने के बाद आप इसमें थन को डुबो दें, चारों थनों को, आपको कभी किसी जानवर में कोई मेस्टाइटिस की प्रॉब्लम नहीं, आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम। जानवर कीचड़ में बैठेगा तो उस कीचड़ के अंदर बैक्टीरिया होंगे, वो मर जाएंगे, लेकिन आपके थन के अंदर बैक्टीरिया नहीं घुसेंगे। तो सर ये मैं जिसका यूज़ करता हूँ, मेरे पास जैसे डी लवाल की मिल्किंग मशीन है, तो ये डी लवाल का ही सॉल्यूशन है। तो जो मिल्किंग कंपनियां हैं वो देती है, या अपने को मार्केटिंग कंपनियों से, मेडिकल कंपनियों से अपन ले सकते हैं। तो जैसे अभी आपके पास इतने पशु हैं, तो उसके बाद आपके पास जो मिल्किंग मशीन है वो कितनी कैपेसिटी की और लगभग उसकी प्राइस कितनी है? मेरी मिल्किंग मशीन है, मेरे को 90,000 की प्लस पाइप वाइप करके 1 लाख रुपये का खर्चा आया, डबल बकेट के साथ। किसान चाहे तो 1 बकेट भी ले सकता है, उसमें उसको 70-75 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा। ठीक है, और एक मिल्किंग एक टाइम पे एक मशीन से 5-5 गायों की निकाल सकते हैं। अगर आप पास 1 बकेट है तो एक गाय को, जैसे 2 जने मिल्किंग निकालते हैं हम लोग एक गाय की, तो उसमें जितना टाइम लगता है उतना ही एक बकेट में टाइम लगता है, और किसी प्रकार का जानवर को कुछ नुकसान नहीं होता। मैं 3 साल से मशीन चला रहा हूँ, इनको किसी जानवर को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इवन हम हाथ से निकालते हैं, उससे ज़्यादा सुविधा रहती है जानवर को मशीन के साथ में। और मशीन आप खरीदो तो बढ़िया कंपनी की खरीदो, क्यों किसान क्या करता है 20-25 हज़ार रुपये की मशीन लाता है, फिर वो निकालता है, वो मशीन चलती नहीं है, तो फिर किसान एक्चुअली उसका कंसेप्ट गलत होता है। किसान उस पूरी जो प्रणाली है उसी को दोष दे देता है कि मिल्किंग मशीन सक्सेस नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका प्रोडक्ट जो आपने चूज़ किया वो गलत है, वो प्रोडक्ट गलत है। प्रोडक्ट आप हाईटेक तरीके से जो पूरी प्रोसेस से बनी हुई है मशीन, उस मशीन को बढ़िया कंपनी की कोई सी भी चीज़ वापरो, आप कंपनी फीड भी खिलाओ कंपनी का, दवाई दो कंपनी की, मशीन लो कंपनी की, इवन आप गोबर के तगारे भी वापरो तो वो भी आपको कंपनी के ही वापरने चाहिए, बढ़िया कंपनी के। लोकल चीज़ आप डेयरी फार्म में नहीं करें, क्योंकि आपको उसमें डबल बार करना पड़ेगा और आपकी लागत ज़्यादा आएगी। तो सर आपने हमारे किसान भाई को बहुत अच्छी जानकारी दी जी, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और सर से अगले वीडियो में हम पूरी बात करेंगे अलग से कि ये जो शेड बना हुआ है इसकी लंबाई, चौड़ाई, हाइट, और साथ ही आपको क्या क्या सावधानियां रख के अपने जो शेड है वो बनाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय जवान, जय किसान, धन्यवाद।